Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स न्यूज़ में थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस सर्वे सेंटर अथॉरिटी की, IFSCA की। ठीक है, तो होता क्या है ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल है एक तो, ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे मतलब आप समझ लो कि किसी बाहर को पैसा रेज करना है या किसी बाहर की कंट्री को इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेने, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। ठीक है, तो जैसे ना हांगकॉन्ग है, हांगकॉन्ग हो गया, लंदन हो गया, तो ये हांगकॉन्ग, लंदन, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसी टाइप का ही फ्रेमवर्क जो है वो हमारे गुजरात की गिफ्ट सिटी में बन रहा है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, गांधीनगर में है ये गिफ्ट सिटी, जो इस टाइप की है ना, वहाँ पे ये बन रहा है। वहाँ पे ये हम फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी बेसिकली बना रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ये प्रयास करेगा इस चीज़ का कि हम जो फाइनेंशियल टेक इनिशिएटिव्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनको हम प्रमोट करें अक्रॉस डिफरेंट स्पेक्ट्रम। जैसे बैंकिंग, जो भी जितनी भी सर्विसेज होती है ना फाइनेंस की, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, इन सबको ये लोग क्या करेंगे? इन सबको बेसिकली प्रमोट करेंगे। अब उसके लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जो मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में ना। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है कि यहाँ पे लाइव टेस्टिंग होती है नए प्रोडक्ट्स की, है ना, पायलट प्रोग्राम रन करके। तो इट इज़ बेसिकली अ लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर विच रेगुलेटर्स में परमिट सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस फॉर लिमिटेड पर्पस ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो वहाँ पे लिमिटेड टेस्टिंग होती है। जब भी नए प्रोडक्ट को पैन इंडिया लॉन्च करना होता है, उससे पहले एक सैंडबॉक्स में उसकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल्ड सब चीज़ें होती है, कंट्रोल्ड पैरामीटर्स होते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब IFSCA प्रिस्क्राइब्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर राइट्स एंड इनवाइट्स। अब राइट्स एंड इनवाइट्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है, म्यूचुअल फंड टाइप चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आप राइट्स में इन्वेस्ट करो। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो गए, रोड्स वगैरह हो गए, तो आप इन्वाइट्स में इन्वेस्ट करो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है बट आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक राइट्स में इन्वेस्ट करोगे। ये राइट्स क्या करता है? ये डिफरेंट लोगों से पैसा लेता है ना, और फिर ये बेसिकली मान लो किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेगा, तो उस बिल्डिंग से जो रेंट आएगा वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस टाइप से राइट्स होता है। इनवाइट्स में क्या होता है? इनवाइट्स में एयरपोर्ट के चार्जेस होते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट कोई बन रहा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें, आपने इनवाइट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपका पैसा एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेगा, एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, और फिर वहाँ से जो जैसे ये टॉल फीस वगैरह होती है ना, वो आती हैं, फिर वो शेयर होती हैं इनके इन्वेस्टर्स में। ठीक है, वो उसको बोलते हैं इनवाइट्स। ठीक है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करता है अपना सेबी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात करते हैं। क्या है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स? तो न्यूज़ में क्यों था? पहली बात, क्योंकि लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया। ठीक है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते क्या हैं? बॉन्ड है तो एक डेट सिक्योरिटी है। ठीक है, लोन टाइप का चीज़ है ना। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते ही लोन होते हैं, जिससे जैसे मान लो लखनऊ गवर्नमेंट है, सॉरी यूपी की गवर्नमेंट है, अब उसको लोन रेज करना है, तो उसने ये लॉन्च किया। अब यूपी क्या है? यूपी स्टेट, अगर स्टेट लॉन्च करता है तो उसको हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं। ठीक है, वही अगर लखनऊ लॉन्च कर रहा है, लखनऊ क्या है? एक अर्बन लोकल बॉडी है ना, लखनऊ की जो अर्बन लोकल बॉडी है उसने लॉन्च किया है, उसके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड। इनको पैसा चाहिए, इनकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा चाहिए, तो उन्होंने बॉन्ड इशू किया है ताकि इनको पैसा मिल पाए। ठीक है, तो ये एक बेसिकली लोन है जिसके थ्रू ये
पैसा रेज कर रही हैं, ठीक है। इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हु नीड फंडिंग फॉर सिविक्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सिविक प्रोजेक्ट जैसे मतलब कि आपका वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब सिविक प्रोजेक्ट्स में आता है, ठीक है। नॉर्मली दे आर इशूड एंड रिडीम्ड एट पार एंड कैरी अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जैसे 2 या 3%। मान लो आपने कोई परसेंटेज इन्वेस्ट किया तो आपको उसका 2 या 3% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दो टाइप के ऐसे म्यूनिसिपल बॉन्ड होते हैं, एक होता है जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड और एक होता है रेवेन्यू बॉन्ड्स। तो जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसमें सिविक एम्यूनिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, जिसमें जो बेसिकली इशू इसलिए होते हैं ताकि इसका जो पैसा आ रहा है वो सिविक एम्यूनिटीज़ को इन्हांस करने में यूज़ होता है, जैसे वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, है ना, गार्बेज हो गया, डिस्पोजल हो गया। तो ये सब चीज़ों में इसका पैसा यूज़ होता है। दे आर जनरली नॉट बैक्ड बाय अ रेवेन्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। इसमें कोई भी रेवेन्यू से बैकिंग नहीं होती है। कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई रेवेन्यू पर्टिकुलर आ रहा है और है ना, कोई प्रोजेक्ट में ऐसा इन्वेस्ट इन्होंने किया ये पैसा जिससे रेवेन्यू आ रहा है। जबकि रेवेन्यू बॉन्ड्स क्या होते हैं, रेवेन्यू बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ से रेवेन्यू आता है। मतलब जैसे मान लो आपने रोड में इन्वेस्ट किया, मान लो म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है वो एक रोड बना रही है, ठीक है, और उसको पैसा चाहिए तो वो ये वाला बॉन्ड इशू करके पैसा लेगी और उसको रोड बनाएगी। फिर रोड पे टॉल लगाएगी, है ना, तो टॉल से कंटिन्यूसली पैसा इनके पास आता रहेगा। तो उस बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बॉन्ड्स। दे आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉल रोड और अ टॉल ब्रिज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बॉन्ड्स। तो बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज द फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी टू इशू अ म्यूनिसिपल बॉन्ड इन 1997। तो जो बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने सबसे पहली बार जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च किया था, कब, 1997 में, ठीक है। सेबी की गाइडलाइंस देख लेते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को रिलेट करते हुए क्या क्या गाइडलाइंस है। तो सेबी के जो रेगुलेशंस है 2015 के, उसने ये बोला है कि अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कॉर्पोरेट म्यूनिसिपल एंटिटी जो है वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इशू कर सकती है, बट उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया है, तो जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ को इशू कर रही है, जैसे यहाँ पे लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया है ना, तो ये एक अर्बन लोकल बॉडी है। तो जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ को इशू कर रही है उसका जो नेट वर्थ होना चाहिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल में। तो पिछले 3 साल में उसका जो नेट वर्थ है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि वो उसने डिफ़ॉल्ट ना किया हो किसी भी पेमेंट में पिछले 1 साल में, ठीक है। तो पिछले 365 डेज़ में कोई भी जो डेट सिक्योरिटी है उसमें उसने डिफ़ॉल्ट ना किया हो। उसके बाद एटलीस्ट 20% ऑफ द जो प्रोजेक्ट है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 20% ये म्यूनिसिपैलिटीज़ कंट्रीब्यूट करेंगी, बाकी 80% जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू रेज होगा, ठीक है। उसके बाद विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए ये लोग, ठीक है। विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है कि आप पेमेंट कर सकते हो बट आप पेमेंट कर नहीं रहे हो, ज़बरदस्ती पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। तो कॉर्पोरेट म्यूनिसिपल एंटिटी, इट्स प्रमोटर ग्रुप, कंपनी, डायरेक्टर्स should not have been named in the list of willful defaulters published by the RBI, or should not have been defaulted on the payment of interest, repayment of principal amount in respect of debt instruments issued into the public if any। तो अगर कोई भी ऐसा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इशू किया था पब्लिक में, उसमें उन्होंने विलफुल डिफ़ॉल्ट ना किया हो, कुल मिला के वो विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, ठीक है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स शुड हैव अ मैंडेटरी रेटिंग अबव द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अबव इनकी रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देख ही रहे हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड, तो बाकी बॉन्ड्स को भी देख लेते हैं। तो एक बॉन्ड आता है नाम किसका, कंसोल बॉन्ड्स का। क्या होते हैं कंसोल बॉन्ड्स, ये एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आपको इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, इसका कोई टेन्योर नहीं होता। जनरली क्या होता है, बॉन्ड जब इशू होते हैं तो उनका टेन्योर होता है कि भाई ये 10 साल का बॉन्ड है, ये 12 साल का बॉन्ड है। बट ये जो कंसोल बॉन्ड्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होता, ये परपेचुअल होता है। परपेचुअल मतलब कि मतलब जब तक आप ज़िंदा हो तब तक आपको इसका पैसा मिलता रहेगा, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा, जब तक आप ज़िंदा हो तब तक मिलता रहेगा, कोई भी मैच्योरिटी डेट इसका नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज़फुल होते हैं एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपको पीरियोडिकली इसके इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलते रहेंगे। और इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि ये रिडीमेबल नहीं है, दे आर नॉट रिडीमेबल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने बॉन्ड ख़रीदा तो आप बॉन्ड जाके उसको दे रहे हो, आपको फेस वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो दे आर अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, अ टाइप ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी विद नो मैच्योरिटी डेट। कोई मैच्योरिटी डेट इसका नहीं है, ठीक है, और नॉन रिडीमेबल है, ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर स्टडी स्ट्रीम देते हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट न्यूज़ में था नेगेटिव यील्ड बॉन्ड का। तो देखते हैं कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होता है। तो नॉर्मल यील्ड क्या होती है बॉन्ड की, मान लो किसी गवर्नमेंट ने एक 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया, ठीक है, ये 100 रुपये का बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली डिस्काउंटेड यील्ड होता है, मतलब ये 100 रुपये का अगर इसका फेस वैल्यू है तो गवर्नमेंट आपको उसको 90 रुपये में देती है, ठीक है।
गवर्नमेंट आपको 90 रुपये में देगी, तो आप जब ये बॉन्ड जाके गवर्नमेंट के पास लेके जाओगे तो गवर्नमेंट आपको 100 रुपये रिटर्न करेगी। तो इसमें हुआ क्या, इसमें आपने ख़रीदा तो 90 रुपये में था, बट आपको जो पैसा मिला वो 100 रुपये मिला। तो जो ये 100 माइनस 90 है, जो 10 रुपये बचा ना, ये हो गया यील्ड आपका। बेसिकली ये बॉन्ड पे यील्ड हो गया, यानी 10% आपका यील्ड हो गया इसमें, ठीक है। आपको 10% एक्स्ट्रा मिला ना, इस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये यील्ड हो गया आपका। आपने ख़रीदा तो 90 में था, बट आपको मिला कितना, 100 रुपये। अब यही इसका उल्टा अगर हम करें, मान लो कि बॉन्ड का फेस वैल्यू जो है, बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, ठीक है, बट आपको ख़रीदारी पे ये मिल रहा है 120 रुपये में, ठीक है। तो ये तो नेगेटिव यील्ड हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये वापस लेके जाओगे गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट आपको 100 रुपये देगी। आपने ख़रीदा 120 रुपये में, बट आपको मिल रहा है 100 रुपये, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव यील्ड। तो अभी रिसेंटली क्या है, चाइना ने बेसिकली एक नेगेटिव यील्ड बॉन्ड लॉन्च किया था। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड मतलब उसका फेस वैल्यू 100 रुपये था और वो मिल रहा था 120 रुपये में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव यील्ड बॉन्ड। तो रिसेंटली चाइना सोल्ड अ नेगेटिव यील्ड बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू है वो ड्रॉप हो रही थी, और जो वैल्यू है, जो लोगों के पास पैसे की वैल्यू है वो ड्रॉप हो रही थी। तो लोग सोच रहे थे कि भाई हमारी रखे रखे पैसे की वैल्यू ड्रॉप हो रही है, क्यों ना हम इस बॉन्ड, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें। कम से कम भाई 100 रुपये का 120 का 100 रुपये तो मिलेगा, है ना। ऐसे हम रखे रहेंगे अपने पास तो ये 120 का तो हो सकता है 60 रुपये हो जाए। तो इसी चक्कर में उन्होंने इसमें नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में अपना इन्वेस्ट कर दिया। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट ऑफर टू पे इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया। दे आर जनरली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इशू करता है, इन्वेस्टर पे इंटरेस्ट टू द बोरोवर टू कीप देयर मनी विद देम। तो इसमें देखो जनरली क्या होता है बॉन्ड्स में, कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, आप बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है ना, आपको कूपन मिलते हैं, है ना, इन्वेस्टर को कूपन मिलता है। बट नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में क्या होता है, उल्टा होता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। ये पैसा इनके पास रखने के लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड ये कब अट्रैक्शन में आते हैं, जब बहुत ही रिसेशन होता है, अनसर्टेनिटी होती है, स्ट्रेस वाले टाइम्स होते हैं, जैसे अभी पेंडेमिक वाला टाइम है ना, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है क्या, जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है, जिसमें कोई कूपन नहीं होता, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट रेट इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। अ कूपन इज़ अ पीरियोडिक इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ बॉन्ड होल्डर फ्रॉम टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है। तो उसको कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट कुछ मिलता है बॉन्ड खरीदने पे, उसको हम बोलते हैं कूपन। अब जीरो कूपन मतलब ये मिलेगा नहीं आपको, ये इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन। दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार वैल्यू और फेस वैल्यू। नो इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड ऑन सच बॉन्ड्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स बिफोर मैच्योरिटी। इसमें कोई भी आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। इसमें बस क्या मिलेगा आपको, आपने मान लो 100 रुपये का बॉन्ड था, ठीक है, अब 100 रुपये का आपका बॉन्ड था, आपने लेट से 90 रुपये में ख़रीदा था, तो आप वापस ये बॉन्ड लेके जाओगे तो आपको उसका फेस वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ आपको 100 रुपये उसका मिल जाएगा। बस इतना ही मिलेगा, बीच में कोई आपको इंटरेस्ट पेमेंट इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी सेंटर ने क्या है, 5,500 करोड़ का जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया है, किस लिए, पंजाब नेशनल बैंक और सिंध बैंक को कैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अलग दूसरे बॉन्ड्स की बात करते हैं। ये कौन से बॉन्ड्स हैं, दीज आर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स। ये न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसने पहले एक MOU साइन किया UNDP के साथ कि ये को क्रिएट करेगी इंडिया का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। अब ये सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है, देखो बॉन्ड होता है जिसमें आप गवर्नमेंट अगर कोई पैसा ले रही होती है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पैसा रेज़ करते हो, एक लोन टाइप की चीज़ होती है, ये आपको पैसा वापस करना है, ठीक है। मान लो मैंने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो मैं जब वो बॉन्ड वापस लेके जाऊंगा उनको दूंगा तो वो पैसा मेरे को वापस करेंगे। तो बेसिकली ये पैसा रेज़ करने का एक तरीका है। अब बॉन्ड तो समझ में आ गया कि इससे पैसा रेज़ हो रहा है। अभी किसके लिए रेज़ होगा, कोई सोशल कॉज के लिए रेज़ होगा, कोई सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए रेज़ होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल इनकम बॉन्ड। तो सोशल इनकम बॉन्ड इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पब्लिक सेक्टर और अ गवर्निंग अथॉरिटी वेयर इट पेज फॉर बेटर सोशल आउटकम्स। बेटर सोशल आउटकम क्या हो सकते हैं, बेटर सोशल आउटकम जैसे हेल्थ आउटकम्स हो गए, है ना, पोवर्टी को डिक्रीज़ करने के लिए हो गया, एजुकेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए होगा, दीज आर सोशल आउटकम्स। तो इनको बढ़ाने के लिए सर्टेन एरियाज़ में ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स लेज डाउन आउटकम बेस्ड टारगेट्स टू बी अचीव एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आउटकम डिफाइन कर देती है कि ये हमको अचीव करना है, हमको हेल्थ में इतना इन्वेस्ट करना है, हमको बेसिकली हमको एजुकेशन इतना बढ़ाना है,
तो ये सब जो है ये सब सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब भारत बॉन्ड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो क्या करता है, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या करता है, देखो ये एक टाइप का म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो आपके शेयर्स को मैनेज करता है। मतलब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, डिफरेंट आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, उसका एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उसके रिटर्न से ये कुछ रिटर्न जनरेट करता है, फिर अपना कमीशन लेता है और आपको नॉर्मल रिटर्न देता है 14% 13% जो भी होता है। इस टाइप से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी इसी टाइप से काम करता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें जो ये शेयर्स पे कंट्रोल है, ये जितने भी शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, ये जो शेयर पे कंट्रोल है वो आपका रहता है, ठीक है। आप इन पर्टिकुलर शेयर को बेच सकते हो, बट म्यूचुअल फंड में आप इन पर्टिकुलर शेयर्स को नहीं बेच सकते, ठीक है। आप इन पर्टिकुलर शेयर्स को बेच सकते हो, आप अपने म्यूचुअल फंड के एनएवीज़ को बेच सकते हो, जो ETF है उसके एनएवीज़ को बेच सकते हो। तो इस टाइप का ही होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब इसमें क्या है, इसमें भारत बॉन्ड वाला जो है इसमें क्या है, इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के शेयर हैं, जैसे ONGC हो गया, BPCL हो गया, IOCL हो गया, HPCL हो गया। ये जो PSUs हैं, ऐसी ऐसी 22 PSUs हैं जिनके इसमें शेयर्स हैं इस ETF में, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ ETF दैट इन्वेस्ट इन AAA रेटेड बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, एंड हैज़ अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। समझ में आया? इट इज़ अ सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स इंडेक्स अ कमोडिटी अ बास्केट ऑफ एसेट्स लाइक एन इंडेक्स फंड बट ट्रेड्स लाइक अ स्टॉक ऑन एन एक्सचेंज। तो जैसे स्टॉक ट्रेड होता है ना, जैसे किसी कंपनी का स्टॉक ट्रेड होता है, वैसे ही आपका ETF भी ट्रेड होता है। ETF में डिफरेंट आपके शेयर्स होते हैं, उस बास्केट में डिफरेंट शेयर्स होते हैं, जैसे ONGC का शेयर हो गया, BPCL का हो गया, है ना, IOCL का हो गया। ऐसा एक बास्केट मिलता है आपको शेयर का। आप इसमें से ये पर्टिकुलर शेयर भी बेच सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर शेयर बेच नहीं सकते हो, आप पर्टिकुलर शेयर भी बेच सकते हो, ठीक है। अभी एक भारत 22 ETF है। भारत 22 ETF बेसिकली 22 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, दैट कंप्राइजेज ऑफ SAP एंड BSE। भारत 22 इंडेक्स 19 कंपनीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर 19 पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं और 3 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें 5 लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं, जैसे L&T हो गया, ITC हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, NTPC हो गया, ठीक है। तो 3 प्राइवेट हैं, बाकी 19 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं। और इसमें सेक्टोरल कैप लगा हुआ है 20% का, और सिंगल स्टॉक पे कैप लगा हुआ है 15% का। सेक्टोरल कैप मतलब जैसे मान लो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ठीक है, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैक्सिमम 20% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर शेयर में आप 15% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैप्स लगे हुए हैं उस पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।